हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई हमारी एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जो कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं, क्योंकि हमारा जो एनसीईआरटी है वो बेस क्लियर करता है। और एनसीईआरटी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी सारे क्या ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो सोशल साइंस की सीरीज चल रही है जिसमें कि मैं जो ज्योग्राफी है वो मेरी 6 से 8 तक की हो चुकी है, और पॉलिटिकल साइंस है जो 6 और 7 की हो चुकी है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस। तो भाई जिसको भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी की तैयारी करनी है तो वो चैनल से ज़रूर जुड़ो और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भारतीय संविधान, मतलब के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना है भाई कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों ज़रूरी है। किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस है, जो आज हम देखेंगे। क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के जो है कोई भी देश नहीं चल सकता, और क्या सभी देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, तो वो देखते हैं। इसमें दे रखा है कि भाई एक फुटबॉल जैसे गेम है। फुटबॉल का गेम क्या होता है कि भाई फुटबॉल को हम हाथ से नहीं छू सकते। गोलकीपर के अलावा फुटबॉल को कोई भी उस बॉल को हाथ से नहीं छू सकता। अगर हाथ से छू देता है बॉल को तो क्या हो जाता, फाउल माना जाता है। तो फाउल माना जाता है, इसका मतलब क्या है, ये ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है कि भाई जो फुटबॉल जब हम खेलते हैं तो हम बॉल को नहीं छू सकते। इसका मतलब क्या है, ये उस गेम के नियम है। ऐसे ही क्रिकेट हम किससे खेलते हैं, बैट से खेलते हैं, ठीक है। ऐसे वॉलीबॉल हम किससे खेलते हैं, हाथों से खेलते हैं। तुम हॉकी कैसे खेलते हैं, स्टिक से खेलते हैं। तो ये क्या है कि भाई हर खेल के अपने नियम होते हैं जो उस खेल को एक दूसरे से अलग करता है। तभी तो हम फुटबॉल को फुटबॉल बोलते हैं, हॉकी को फुटबॉल से अलग मानते हैं, क्रिकेट को हॉकी से अलग मानते हैं। तो ये क्या है कि भाई इनके अलग अलग नियम हैं, अलग अलग इसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको एक दूसरे से अलग कर पाते हैं नियमों की वजह से ही। तभी तो हमें फ़र्क महसूस होता। तो इस तरह क्या बोलते हैं कि भाई जैसे हर खेल के अपने कुछ मूलभूत कुछ बेसिक नियम होते हैं जो हमें उस खेल को खेलने के लिए फॉलो करने पड़ते हैं, ऐसे ही किसी समाज के भी कुछ अलग नियम होते हैं जो उस समाज में रहने के लिए फॉलो करने पड़ते हैं। अब समाज में भी भाई कई तरह के समुदाय हो सकते हैं जिनके कुछ अलग अलग नियम हो सकते हैं। तो ऐसे ही समाज, अब देश किससे बनता है, भाई देश वहाँ के रहने वाले लोगों से ही बनता है। इसका मतलब लोगों से ही समाज बनता है। समाज है जो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों के समुदाय होते हैं। तो मेन क्या हुआ कि भाई किसी भी देश के लिए लोग इम्पोर्टेंट क्या हुए, वहाँ के नागरिक हुए। तो इसी चीज़ को क्या है कि भाई जब देश है जैसे, तो वो क्या है कि भाई जब तक कोई चीज़ लिखी नहीं जाएगी उनकी वैल्यू नहीं रहती। ओरली अगर हम किसी को बोल देते हैं तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि ओरल जो बातें, मौखिक रूप से जो बातें बोली जाती हैं उनका कोई जो रिकॉर्ड नहीं होता है। इस वजह से भाई कुछ लिखित नियम होते हैं, उसको किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ लिखित नियम होते हैं जिसको क्या बोला जाता है, उसको संविधान बोला जाता है उस देश का। आगे हम क्या देखते हैं कि भाई अब हम क्या सोचेंगे कि भाई हमें संविधान की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ठीक है, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, संविधान कैसे लिखा गया, किसने लिखा, ठीक है, इसमें क्या क्या मुद्दे होते हैं, किन किन बातों का ध्यान देना होता है जब संविधान लिखा गया है।
तो ये कुछ चीजें हैं जो आज हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले है कि भाई किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं अपने भारतीय संविधान के बारे में कि भाई 1930, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया था। अधिकृत नीति क्या होती है कि भाई जो जो वो मांग रख रहे थे उसमें जो संविधान सभा के गठन की बात थी वो पहली बार 1934 में की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। संविधान सभा क्या थी भाई? संविधान को लिखने वाले एक लोगों का समूह था संविधान सभा। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और ज्यादा तेज हो गई थी। मतलब कि क्या थे कि जो अंग्रेज थे वो बोल रहे थे कि संविधान सभा तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन उसमें जो लोग हैं वो ब्रिटिश भी होंगे। ठीक है, तो ये पहले तो क्या था कि पहले तो इस चीज को मान लिया गया था कि भाई हाँ संविधान सभा है कि वो दोनों मिलकर बनाएंगे, लेकिन जो लास्ट में था जब जो सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक के बीच में, जो तो 1942 के आसपास था क्या, उन्होंने क्या किया था कि भाई बिल्कुल ये बोल दिया कि हमें स्वतंत्र संविधान सभा मतलब कि केवल भारतीयों की संविधान सभा ही चाहिए जो हमारा संविधान है वो लिखेगी। लास्ट में फिर क्या हुआ, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर को हुआ था ये, आगे सारे ये क्वेश्चन आएंगे। 9 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिल्ली में। ठीक है, तो दिसंबर 1946 से लेकर और नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार कर लिया था। प्रारूप क्या होता है कि भाई हमारा संविधान है जो कैसा होगा और हमारा जो आगे आने वाला है जो संविधान है, संविधान जो एक बुक ये इतनी बड़ी सी है उसमें सारे मतलब के जो रूल्स रेगुलेशन है हमारे कंट्री के वो लिखे जाएंगे, उसका पूरा जो ब्यौरा है वो तैयार कर लिया था। ये था भाई दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में, मतलब के 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक का जो टाइम है वो हमारे संविधान को लिखने का टाइम है। 26 नवंबर को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था, जो लिखने का हमारा जो काम था वो सारा तैयार हो गया था। इसके बाद जो इम्प्लीमेंट किया था वो क्या था 26 जनवरी 1950 को। ये डेट क्यों ली गई थी? ये डेट इसलिए ली गई थी क्योंकि यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने 1930 और 1929 में लाहौर एक अधिवेशन हुआ था जहां पर उन्होंने ये घोषित किया था कि भाई 26 जनवरी 1930 को हम अपना जो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसलिए भाई वो डेट तो नहीं मिल सकती थी, 1930 तो नहीं मिल सकता था, इसलिए जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने सोचा कि भाई कम से कम हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को 1949 को, लेकिन हम डेट वो चुन सकते हैं, इसलिए लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो याद रखना ये। तो अब देखते हैं कि भाई किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसा क्या है संविधान में तो कि भाई जो किसी भी देश को स्मूथली चलाने में हेल्प करता है। तो ये देखते हैं भाई, तो बोलते हैं कि जैसे आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। भाई ये 2 इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई लोकतांत्रिक देशों के बारे में, ठीक है, इसका मतलब जो लोकतंत्र को फॉलो करते हैं उन देशों के पास तो संविधान है ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जिन देशों के पास अपना संविधान वो सारे लोकतांत्रिक देश ही हैं। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि भाई सभी लोकतांत्रिक देशों के पास तो संविधान है, लेकिन
जो देश लोकतांत्रिक नहीं है उनके पास भी है संविधान। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि पहला सबसे क्या है इंपॉर्टेंट भाई कि ये जो संविधान है उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। एक तो है मेन इंपॉर्टेंट ये बात। यहाँ पर क्या कहना जाता है भाई किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट क्या होते, देश किससे बन रहा है, नागरिकों से ही तो बन रहा है। तो संविधान क्या वो बताता है कि भाई उसमें लोगों की इच्छा कैसा चाहते हैं, वो लोग अपने देश को कैसा चाहते हैं, ये ऑलरेडी उस संविधान में लिखा हुआ है। मतलब कि क्या है कि भाई संविधान हमें समाज के मूलभूत स्वरूप बताता है, मतलब बेसिक जो चीजें हैं समाज की वो बताता है। वो कैसे है, अब जैसे किसी भी देश में इतने सारे लोग होते हैं तो हर चीज पे तो वो सहमत नहीं हो सकते, इसका मतलब तो आपस में लड़ाई होती रहेगी। अब इतने करोड़ जनसंख्या जो है भारत की, जैसे हम भारत की ही बात करेंगे तो भारत की इतने करोड़ जो जनसंख्या है, तो क्या सभी इतने करोड़ लोग आपस में एक ही चीज पे सहमत हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो समाज जो संविधान है वो हमें क्या बताता है कि भाई कुछ चीजें हैं जो बेसिक है, वो जो सबको फॉलो करनी चाहिए। तो वही है कि भाई संविधान ऐसे नियमों का समूह होता है जिसको एक देश सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। यहाँ पर बात निकल के आई कि भाई कुछ ऐसे नियम हैं जिनको सभी लोग मानेंगे कि भाई हाँ ये हमारे देश को चलाने के लिए सही है। हर चीज को तो नहीं हो सकता भाई, हर उस लोगों के सेटिस्फाई तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि भाई कुछ ऐसे कि सब मानेंगे, ये मेजोरिटी में मानेंगे मतलब। तो एक तो ये है। वो कैसे है, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे कि नेपाल में। एक नेपाल का एग्जाम्पल है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेपाल में क्या हुआ था, नेपाल में लोकतंत्र के लिए जन संघर्ष हो चुके हैं, कई बार हो चुके हैं। तो 1990 में क्या हुआ था, संघर्ष हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बना है 1990 में। लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक वो कायम रही है। जो 1990 में जो संविधान बना, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है वो 2002 तक वहां चली, 12 साल तक वो चली है। फिर क्या हुआ, अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव को बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, जब राजा का शासन आ गया तो वहां पर क्या होगा भाई, राजतंत्र आ गया। ठीक है। जब राजा ज्ञानेंद्र ने अपने हाथ में ले ली पावर तो वहां पर राजतंत्र आ गया। फिर फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली और नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। ठीक है। तो इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। भाई जो माओवादियों ने जो समझौते किए उनमें लोगों को ये लगा, क्योंकि वहां पर क्या आ चुका था, राजतंत्र जहां पर आ गया, समझ लो कि भाई राजा का शासन आ गया और फिर वहां राजा की नहीं चलेगी, तो लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। तो लोगों को जो 12 सूत्री समझौता उन्होंने किया माओवादियों ने राजनीतिक दलों के साथ, उनमें लोगों को ये लगा कि भाई हाँ शायद यही ठीक है राजतंत्र से। तो फिर क्या हुआ कि लोकतंत्र के लिए जो आंदोलन चल रहा था 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच गया। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियासतें, मतलब राजा क्या कर रहा था, छोटी मोटी रियायतें दे रहा था, उनको नामंजूर कर दिया। और 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। अब राजनीतिक दल जहां पर सरकार बनाने आ जाएंगे वहां पर क्या है कि भाई वहां पर फिर राजा का सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया, मतलब कि राजनीतिक पार्टियां आ गई, फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से सरकार बनेगी। ठीक है। तो ये था भाई नेपाल का।
अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें समझ में आ रहा है कि भाई जिस तरह फुटबॉल के खेल के नियम बदलते ही क्या हो जाता, भाई खेल बदल जाता है। उसी तरह जैसे पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, उसके बाद जब राजा का शासन आया तो वहां पर क्या होगा भाई, राजतंत्र आ गया नेपाल में। ठीक है, अब राजतंत्र को बदलने के लिए लोकतंत्र को अगर लाना है तो उसके लिए भी क्या करेंगे, अगर तो राजतंत्र को खत्म करना पड़ेगा। यही कारण था कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। मतलब कि संविधान तो ऑलरेडी पहले भी था, जब वो राजतंत्र भी वहां चल रहा था तो संविधान तो वहां पहले भी था, लेकिन जो संविधान में लिखा हुआ था वो तो लोकतांत्रिक नहीं था, उनको तो लोकतांत्रिक चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जैसा समाज के लोग चाहते हैं, उनकी मूलभूत जो नियम है, एक बेसिक जो नियम है किसी भी समाज को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, वो हमारे संविधान में लिखे होते हैं। ये करना चाहता है, आपका जो पहला पॉइंट था वो क्लियर। दूसरा हमारा क्या भाई, संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। मतलब कि देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है, वो कैसा होगा किसी भी देश का। अब जैसे फिर से यहाँ एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि जैसे नेपाल के पुराने संविधान में क्या कहा गया था कि भी देश की शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में होगी, तो देश की वहाँ की लोकतंत्र, वहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था वहाँ का, वहां पर जो सिस्टम था वो क्या हुआ भाई, राजतंत्र था। ठीक है, तो जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति, तो भाई इसका मतलब क्या है, लोकतंत्र में क्या है कि भाई हम अपने नेता खुद चुनते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारे संविधान में लिखा हुआ है। संविधान हमें इस चीज में हेल्प कर रहा है, और किसी भी देश का संविधान इस चीज में हेल्प करता है कि भाई अगर हमारा जो कंट्री है लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो कर रहा है, तो लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए इस चीज में। तो हम अपने नेता खुद चुनेंगे ताकि वो हमारी तरफ से जिम्मेदारी के साथ जो सत्ता है उसको संभाल सके। लेकिन फिर भी ये संभावना रहती है कि भाई जो नेता है उसको हम चुन के भेज तो देते हैं, लेकिन फिर भी सत्ता का क्या कर सकते हैं, वो दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की विकृतियों से बचने का उपाय भी क्या है भाई, संविधान में ही मिलता है। कैसे, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि भाई सुरेश है जो कक्षा का मॉनिटर है और वो दबंग किस्म का मॉनिटर है। मतलब के, और अगर मैम क्लास से बाहर चली जाती है तो वो बच्चों को परेशान करता है। और एक लड़का है जो अनिल नाम का लड़का है, जिसको वो बोलता है कि भाई मैं मैम के सामने तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, शिकायत करूंगा, हालांकि अनिल ने कुछ किया भी नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि भाई उसको, सुरेश को पावर मिल गई, लेकिन उस पावर का वो मिसयूज कर रहा है। तो ऐसे ही क्या होता है भाई, ऐसे ही संविधान में भी अगर संविधान अगर हमारा राजनीतिक नेताओं को नहीं रोकेगा, तो वो भी हम उनके चुन के तो उनको भेज देंगे आगे, लेकिन वो डोमिनेंस पावर रखेंगे। ठीक है, डोमिनेट करेंगे वो लोगों को। तो यही है कि भाई संविधान ये ऐसे नियम तय करता है समाज के लिए जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। वो कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि हमारे जो संविधान, भी भारतीय संविधान ने कानून, मौलिक अधिकारों वाले जो कुछ कानून बनाए हैं। ठीक है, कि भाई हमारे मौलिक अधिकारों का खंडन ना हो सके। वो बताया कि भी जैसे आप पिछली क्लास में आपने देखा होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, कैसे कैसे। तो ये क्या है कि भाई जब हमारा संविधान बोल रहा है कि समानता का अधिकार है, तो तुम किसी को दबा नहीं सकते हो, सभी लोग क्या है, समान है। तो जो डोमिनेट, मतलब के जो किसी को अगर दबाने की प्रक्रिया है भाई, अगर कोई सत्ता में आ जाता है और दूसरे को अगर दबा के रखता है, तो भी क्या है भाई, हमारा संविधान ये बोलता है कि उसने कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं जिसकी वजह से कोई भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकता। अब क्या है कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह भी होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह को लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
ठीक है, ये भी है। अब जैसे क्या है, इसमें भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई एक क्लास में लड़के ज़्यादा हैं, इसलिए वे हमेशा क्रिकेट ही खेलने की बात करते हैं और लड़कियों को खेलने नहीं देते हैं। तो इस चीज़ का भी सॉल्यूशन क्या है, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसमें भी क्या है कि भाई लोगों में क्या कर रखा है कि बहुमत जो बहुसंख्यक वाले हैं उनको निरंकुशता पर उन मतलब के अगर वो किसी जो अल्पसंख्यक वाले ग्रुप है उसको अगर दबाना चाहते हैं तो वो भी इसको भी हमारा क्या है, इसको भी हमारा संविधान रोकता है। तो संविधान क्या है कि भाई तीसरा इसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है संविधान और हमें क्या देता है, वो देता है कि भाई हम खुद को अपने आप से बचा सके। मतलब हम क्या करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज के बारे में, किसी भी मुद्दे के बारे में बहुत ही तीखे ढंग से सोचने लगते हैं, जो हमारे लिए भी, हमारे हितों के लिए भी नुकसानदेही है और दूसरों के लिए भी। जैसे क्या है, अभी इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है शबनम का, जो कि दुविधा में है क्योंकि उसका एग्जाम है और उसको 2 चैप्टर पढ़ने हैं और उसके परिवार वाले हैं कोई टीवी का सीरियल देख रहे हैं जो उसको भी देखना है और उससे रुका नहीं जा रहा है। तो उसने क्या सॉल्यूशन निकाला इस चीज़ का कि भाई उसने अपने परिवार वालों को बोला कि आज तुम भी सीरियल मत देखो और मैं भी नहीं देखती, ताकि मैं अपने जो चैप्टर हैं वो पढ़ लूँ। तो ये क्या है कि भाई ये चीज़ें करती हैं कि भाई तुम दूसरों को भी वो कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। तो जो कुछ ऐसे जो डिसीजन होते हैं जो ना हमारे लिए ठीक है और ना दूसरों के लिए, ऐसी ओवर थिंकिंग से हमारा जो संविधान है वो बचाता है। एक एग्जाम्पल क्या है कि जैसे पार्टी की पॉलिटिक्स चलती रहती है। भाई पार्टी पॉलिटिक्स क्या होती है कि जैसे बीजेपी है कांग्रेस के ऊपर कीचड़ उछालती है, कांग्रेस है बीजेपी के ऊपर कीचड़ उछालती है, बाकी कोई आम आदमी के पार्टी के ऊपर उछाल देगा। तो मतलब ये क्या सिस्टम है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स चलती है। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि हमारा देश तो ना पार्टी पॉलिटिक्स में ही उलझा रहता है और इससे हमारा देश का ग्रोथ तो हो नहीं रही है, इससे अच्छा तो नहीं यहाँ पे तानाशाही हो जाए, हिटलर का ही जो सिस्टम है वही चल पड़े, इससे अच्छा तो कम से कम हमारे समाज की कुछ ग्रोथ तो होगी, हमारे देश की ग्रोथ तो होगी। तो ये चीज़ें जब हम किसी मुद्दे के बारे में ओवर थिंकिंग जब कर देते हैं तो हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि जो ठीक नहीं रहते। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि जो हमारा संविधान है कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी हमें वहीं पर बचा लेता है, हमारे जो प्रावधान है वहीं पर जो संविधान में ही छुपे रहते हैं। संविधान ने कुछ ऐसे प्रावधान दे रखे हैं जो कि हमें ऐसे डिसीजन लेने से रोकता है। ठीक है, अब क्या है, अगर हम पार्टी पॉलिटिक्स से परेशान हो जाएं तो हमारा संविधान क्या कहता है कि भाई तुम निर्दलीय लोगों को उठा लो। ठीक है, किसी को भी पार्टी में आने का अधिकार है। ठीक है, कोई भी निर्दलीय लोगों को वोट दे के किसी दूसरे को ला सकता है, तुम इन जो पार्टी पॉलिटिक्स है इसमें घुसो ही मत। तो ये चीजें क्या है, हमें हमारा संविधान जो है बहुत सारी चीजों को वहीं पर सोल्व कर देता है। तो ये था भाई जो कि संविधान के बारे में कुछ चीजें। कल जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम भारतीय संविधान के कुछ लक्षण क्या क्या है इसमें दिए गए हैं। अभी तक हमने देखा है कि भाई किसी भी संविधान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे जो संविधान है, कैसे जो संविधान के रूल और रेगुलेशन है वो किसी भी देश को चलाने के लिए हेल्पफुल रहते हैं और क्यों ज़रूरी है संविधान। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, कल हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा।